गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। महाविद्यालय के ऑनलाइन चैनल पर आज की हमारी क्लास बीए पार्ट द्वितीय के प्रथम पेपर में हम अनुसूची विधि को पढ़ेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हम लोग प्रश्नावली विधि के बारे में पढ़ चुके हैं। विद्यार्थियों के मन में थोड़ा भ्रम रहता है कि प्रश्नावली और अनुसूची शायद एक ही तरह की पद्धतियाँ होंगी, लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मोटे तौर पर दोनों में बड़ा अंतर है। विस्तृत अंतर हम बाद में देखेंगे। पहला जो मुख्य अंतर समझ में आता है वो यही है कि प्रश्नावली विधि में प्रश्नों की एक सूची होती है, उसे एक प्रपत्र पे बनाकर डाक या कोरियर की सहायता से भेजा जाता है, यानी अप्रत्यक्ष संबंध होता है। लेकिन अनुसूची के अंदर स्वयं अध्ययनकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाएगा, उत्तरदाता के सम्मुख खड़ा होगा, अपने प्रश्न जो पहले से बने हुए हैं उनको पूछेगा, उत्तरदाता सुनेगा और उसका जो भी जवाब है, जो भी प्रतिक्रिया है, उस प्रतिक्रिया को वो सामान्य रूप से उसी के सामने लिख लेता है, जिससे कि डेटा लॉस होने की कोई संभावना नहीं होती। तो विद्यार्थियों को मोटा अंतर स्पष्ट हो गया होगा। प्रश्नावली में डाक या कोरियर की सहायता ली गई है और अनुसूची प्रत्यक्ष संबंधों के आधार पर अध्ययन क्षेत्र से तथ्य संकलन की विधि है। अब हम इसकी परिभाषाओं को देखते हैं। तो मुख्य रूप से एम.एच. गोपाल, गुडे एवं हट, बोगार्ट्स और मैककॉमिक, इन चार विद्वानों ने इसके बारे में बताया है। सबसे पहले एम.एच. गोपाल। एम.एच. गोपाल ने क्षेत्रीय सामग्री को एकत्रित करने वाली विधि के रूप में अनुसूची को परिभाषित किया है। अर्थात अनुसूची एक ऐसी प्रविधि है जिसमें विशेष रूप से सर्वेक्षण प्रणाली के अंतर्गत क्षेत्रीय सामग्री को एकत्र करके प्रयोग में लिया जाता है। अब यहाँ विद्यार्थियों के मन में प्रश्न होगा कि क्षेत्रीय सामग्री क्या होती है। इसका सीधा सा आशय है अध्ययन क्षेत्र, उसमें उत्तरदाता के द्वारा जो सूचनाएं हमको प्रदान की गई है वो डेटा या तथ्य कहलाती है। इन्हें हम क्षेत्रीय सामग्री कहेंगे और इसको प्राप्त करने की जो विधि है उसे एम.एच. गोपाल ने अनुसूची का नाम दिया है। द्वितीय परिभाषा गुडे एवं हट की है। इनकी परिभाषा का जो मुख्य सारांशित बिंदु है वो है साक्षात्कार। यानी ये कहना चाहते हैं अनुसूची प्रश्नों का एक ऐसा समुच्चय है जिसे साक्षात्कार के द्वारा आमने सामने की स्थिति में प्रश्न पूछना और उन प्रश्नों को अध्ययनकर्ता के द्वारा भरना माना गया है। यहाँ साक्षात्कार का अर्थ है इंटरव्यू। इंटर यानी आंतरिक और व्यू यानी विचारधारा। एक व्यक्ति किसी प्रश्न के बारे में क्या सोचता है, उसके मन में क्या विचार है, उनको जानना समाजशास्त्रीय वैज्ञानिक विधियों के द्वारा इंटरव्यू कहलाता है। तो यानी यहाँ एक प्रश्न बनता है परीक्षा के लिए कि किस विधि का प्रयोग अनुसूची में किया गया है। उत्तर होगा गुडे एवं हट ने साक्षात्कार विधि की समतुल्यता इसमें मानी है, इसका प्रयोग इसमें माना है, यानी साक्षात्कार के गुण अनुसूची में आते हैं। इस तर्क को देने वाले विद्वान गुडे एवं हट हैं। तीसरी परिभाषा बोगार्ट्स की है। बोगार्ट्स ने इसे एक औपचारिक प्रणाली बताया। शब्दों के रूप में अगर कहा जाए तो उन्होंने परिभाषा दी है कि अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की औपचारिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है जो वैश्विक रूप में है, इन्हें सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर वैश्विक रूप का मतलब है वस्तुनिष्ठ रूप में होना, क्योंकि समाजशास्त्र में विज्ञान का गुण है और विज्ञान हमेशा अध्ययन की इकाई को वस्तु ही मानता है। अब यहाँ विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न उठेगा कि भाई जब हम व्यक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे वस्तु कैसे माना जा सकता है। इनका सोचना लाजमी है, लेकिन इसका उत्तर ये होगा कि जब हम जीवित इकाई के रूप में जीवित लोगों का अध्ययन करते हैं तो हमें उन्हें वस्तु ही मानकर अध्ययन करना है। हम उसे सजीव निर्जीव के आधार पर नहीं, बल्कि पूर्वाग्रह से मुक्तता के आधार पर हम उन्हें ये मानेंगे कि ये एक लोगों का समूह है जिनकी एक जैसी प्रतिक्रियाएं होती हैं, एक जैसा व्यवहार होता है, किसी भी
वस्तु के मुद्दे पर। यदि मान लीजिए किसी ने गलत कहा तो लोग सब कह देंगे भैया समाज के हिसाब से गलत होगा, मतलब उनकी प्रतिक्रिया एक जैसी है। हम उसमें अपने मन के विचारों को थोपने का प्रयास नहीं करते। अगर अध्ययनकर्ता अपने विचारों को थोपने की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर वो वस्तुनिष्ठता नहीं, वहाँ पर व्यक्तिनिष्ठता आ जाएगी, अपनी रुचि पसंद का प्रयोग करना आ जाएगा। तो यहाँ पर बोगार्ट्स कहता है कि भाई ये एक औपचारिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करने वाली विधि है जिसमें सरलता से, सहजता से वस्तुनिष्ठ तथ्यों को प्राप्त किया जाता है। चतुर्थ इसकी महत्वपूर्ण परिभाषा मैककॉमिक की है। मैककॉमिक का परिभाषा का जो मुख्य विशिष्ट बिंदु वो उपकल्पना है। पहले मैं स्पष्ट कर दूं उपकल्पना क्या है। इन्होंने उपकल्पना के आधार पर तो इसे बता दिया। यहाँ विद्यार्थी समझे, किसी भी अध्ययन को करने से पहले कुछ कार्यकारी वाक्य बनाए जाते हैं, कुछ कथन कहे जाते हैं, ऐसे कथन जो परीक्षण के बिना पहले लिखे जाते हैं। परीक्षण के बाद वो कथन सत्य भी हो सकते हैं, असत्य भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में परिभाषा के रूप में कहा जा सकता है अध्ययन से पूर्व कहे गए कथन जिनकी सत्यता का परीक्षण अभी बाकी है, शेष है, परीक्षण के बाद वो सत्य भी हो सकते हैं, असत्य भी हो सकते हैं। इन कथनों को उपकल्पना कहते हैं। और इसका संबंध अनुसूची के साथ उन्होंने जोड़ते हुए कहा कि अनुसूची उन प्रश्नों की एक सूची के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है जिनका उत्तर देना उपकल्पना की जांच के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। अर्थात मैककॉमिक ये कहना चाहते हैं कि यदि हम अध्ययन से पहले उपकल्पना बना रहे हैं तो उसका परीक्षण करने के लिए जिस सूची का उपयोग किया जाता है उसे हम अनुसूची कहेंगे, शेड्यूल कहेंगे। अब यहाँ एक विद्यार्थियों के लिए ध्यान देने योग्य बात है, एक प्रश्न और बन गया न्यू टाइप का, छोटा 1 नंबर वाला, कि किस विद्वान ने उपकल्पना के परीक्षण के लिए अनुसूची को आवश्यक माना। उत्तर होगा उसमें मैककॉमिक। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अनुसूची उन प्रश्नों की सूची के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है जो उपकल्पना के परीक्षण के लिए आवश्यक मानी जाती है। तो लमसम में 4 परिभाषाएं इसकी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब इनके निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि अनुसूची वो विधि है जिसमें विषय से संबंधित प्रश्नों को लेकर स्वयं अध्ययनकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाएगा। अध्ययन क्षेत्र में जाकर संबंधित उत्तरदाताओं का चयन जो या तो पहले कर चुका होगा या वो तात्कालिक आकस्मिक करेगा और वहाँ जाकर प्रश्न पढ़ेगा, स्वयं उत्तरदाता जवाब देगा, उसके जवाब को अक्षरतः जैसा बोला गया है वैसे ही उसी के सामने लिखेगा, जिससे उसमें अपनी रुचि पसंद पूर्वाग्रह डालने का कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इस तरह ये अनुसूची विधि है। इस अनुसूची विधि को मुख्य रूप से जब इसके विभाजन की हम बात करते हैं तो पीवी यंग और लुंडबर्ग 2 विद्वानों का वर्गीकरण इसमें शामिल किया गया है। पीवी यंग ने अनुसूची को उनकी प्रकृति के आधार पर, कार्य लेने की शैली के आधार पर 4 भागों में बांटा है। प्रथम अवलोकन अनुसूची, द्वितीय मूल्यांकन अनुसूची, तृतीय प्रलेख अनुसूची और चतुर्थ है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। ठीक इसी प्रकार लुंडबर्ग नाम के विद्वान ने इन अनुसूचियों को मुख्य रूप में 3 भागों में बांटा। प्रथम वस्तुनिष्ठ तथ्यों से संबंध रखने वाली अनुसूची, अभिवृत्ति मतों का मापन करने वाली अनुसूची, सामाजिक संगठन संस्था की स्थिति जानने वाली अनुसूची। अब हम क्रमशः इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात आती है अवलोकन अनुसूची। यह शब्द 2 शब्दों की ओर इंगित करता है, अनुसूची की ओर और अवलोकन की ओर। सबसे पहले जो पाठ्य पुस्तकों में इसके बारे में कहा गया वो ये है कि साक्षात्कार के लिए निश्चित प्रश्नों का समावेश इसमें नहीं होता जैसे साक्षात्कार में है, बल्कि इनका उद्देश्य विभिन्न शीर्षकों अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों को स्पष्ट करना होता है जिनके आधार पर अध्ययनकर्ता घटनाओं को स्वयं घटित होते हुए देखता है और उनको संकलित करके अवलोकन प्रदर्शिका के रूप में अनुसूची का प्रयोग करता है। अब इसका सीधा सीधा आशय क्या है कि जब अध्ययनकर्ता
किसी घटना को अपने सम्मुख घटित होते हुए देखता है, तो उस घटित होने की स्थिति में वो खुद वह उपस्थित है, यानी वो वाणी और कानों की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग करके सारगर्भित तार्किक कार्यकारी वाक्यों को देख सकता है। ऐसी स्थिति में घटित होने वाली घटना का अध्ययन करने के संदर्भ में बनाई गई अनुसूची अवलोकन अनुसूची होगी। उदाहरण के लिए, दो जाति विशेष के लोगों में झगड़ा हो गया, यह बात किसी अध्ययनकर्ता के पास पहुंची। अब वो पहले से ही कुछ प्रश्न बना के जाएगा और वहाँ घटना घटित होने की जो दशाएं हैं उनके संदर्भ में अध्ययन करेगा। जो लोग हैं उनको वो प्रेरणाशाली या कुछ ऐसे उत्तेजक बातें बोलकर उनके अंदर प्यारे का प्रयोग करेगा, जिससे कि वो लोग उसके समक्ष कुछ बातें कहें, उनको घटित होते हुए देखकर सारी बातें निकलाएगा। तो ये अवलोकन अनुसूची का प्रारूप होगा। द्वितीय है मूल्यांकन अनुसूची। इसमें सूचनादाताओं की अभिवृत्ति, पसंद, रुचि का मूल्यांकन किया जाता है। उदाहरण के लिए मुझे याद है जब दैनिक भास्कर पेपर प्रारंभ हुआ था तो सबसे पहले इसकी एक सर्वेक्षण टीम आई थी और उन लोगों ने गली मोहल्ले सभी प्रकार की दुकानों पर जाकर एक सर्वेक्षण किया। उस सर्वेक्षण में इसी प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किया था। उसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि लोगों से पूछा कि आप किस तरह का न्यूज़पेपर चाहते हैं, आप किस तरह की खबरों को पसंद करते हैं। क्या आपको राजनीतिक सियासत खबरें अच्छी लगती है, मनोरंजन की लगती है, फिल्मी दुनिया की लगती है, मार्केट से संबंधित शेयर बाजार से लगती है, या आपको कुछ अजूबे वाली पारिवारिक कैसे खबरें लगती हैं। उन सबकी मनोवृत्तियों का अध्ययन करने के पश्चात ही दैनिक भास्कर ने अपना निष्कर्ष निकाला और इस तरह का पेपर डेवलप किया। आज उसकी स्थिति आप देख सकते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्रों में ही नहीं वरन गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय समाचार पत्र है। कहीं ना कहीं इसके पीछे इस तरह की मूल्यांकन अनुसूची का प्रयोग रहा हुआ है, इसलिए इसकी महत्वता बढ़ जाती है। तीसरा है प्रलेख अनुसूची। पीवीएन यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऐसी अनुसूची का उपयोग ऐसी सामग्री का आलेखन करने के लिए किया जाता है जिसमें व्यक्तिगत जीवन इतिहास या हम कहते हैं द्वितीयक तथ्यों से संबंधित सूचनाएं हों। उदाहरण के लिए किसी ऐतिहासिक किले का अध्ययन करना है, तो ऐतिहासिक किला पहले बना हुआ है, किसने बनाया, किसने आक्रमण किया, ये सभी हमें इतिहास की विषय वस्तु से प्राप्त करना होगा और उस विषय वस्तु के आधार पर प्रलेख हम उसमें कुछ लिखते हैं और लिखने के आधार पर निष्कर्ष निकाल के अपनी एक मूल्यांकन सूची बनाते हैं। उसे हम प्रलेख अनुसूची का उदाहरण कह सकते हैं। पीवीएन के हिसाब से अंतिम संस्था सर्वेक्षण अनुसूची, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, किसी भी प्रकार की संस्था का, यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं, विवाह, परिवार, धर्म, जाति, संस्था के उदाहरण है। अगर मान लीजिए एक अध्ययनकर्ता हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की समीक्षा करना चाहता हो, यानी संस्था का अध्ययन करना चाहता हो, इसके संदर्भ में वो किसी क्षेत्र को चुनकर अध्ययन करेगा, तो उस अनुसूची को हम यहाँ संस्था सर्वेक्षण अनुसूची कहेंगे, क्योंकि उस अनुसूची के माध्यम से उस संस्था में जो बदलाव आ रहे हैं, जो नवीन परिवर्तन नवाचार आ रहे हैं, उनके बारे में भली भांति परिचय प्राप्त हो सकता है। और चूंकि ये वैज्ञानिक है, क्योंकि हम अपने मन से नहीं, लोगों की मत मनोवृत्ति को जानकर अध्ययन में शामिल कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार लुंडबर्ग नाम के विद्वान ने 3 प्रकार की जो अनुसूची बताई है। प्रथम है वस्तुनिष्ठ तथ्यों से संबंधित लिपिबद्ध करने वाली। तो यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं, वस्तुनिष्ठ का मतलब जो भी अध्ययन हो रहा है उत्तरदाता को वस्तु मानकर उसके मन के विचारों को जानने का प्रयास किया जाता है। यहाँ उसे हम प्रयोगशाला की किसी इकाई से अधिक नहीं मानते, अर्थात अपने मन की रुचि पसंद पूर्वाग्रह का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। द्वितीय है अभिवृत्ति मृत का मापन। जैसे उदाहरण के लिए आजकल आप लोग देखते हैं टेलीविजन की दुनिया में टीआरपी का जमाना है, तो यहाँ टीआरपी क्या है? उस प्राइम टाइम पर किसी विशिष्ट अमुक सीरियल को देखने वाले लोग कौन से हैं, उनकी पसंद क्या है, वो कुछ सीरियल को क्यों पसंद करते हैं। हो सकता है किसी को आपराधिक गतिविधियों से हिंसात्मक संबंधी कार्यक्रम अच्छे लगते हो, तो उसकी गुणवत्ता का मापन किया जाता है। ये जो अनुसूची होगी जिसमें लोगों की राय जानी जाएगी, लुंडबर्ग के अनुसार वो यहाँ अभिवृत्ति मृत का मापन करने वाली अनुसूची कहलाएगी। तृतीय और अंतिम सामाजिक संगठन संस्था की स्थिति को जानने वाली अनुसूची। इसके अंतर्गत विवाह, परिवार, धर्म, जाति में आने वाले बदलाव हो सकते हैं,
समाज में व्याप्त कोई भी समिति, संगठन, कोई भी ऐसा व्यक्तियों की संरचना जिसमें संबंध प्रभावित होते हैं, उनके अध्ययन को करने के लिए उस अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि प्रश्नावली में अप्रत्यक्ष संबंध है, अनुसूची में प्रत्यक्ष संबंध के द्वारा स्वयं अध्ययनकर्ता इसको प्रयोग में लेता है। कुछ हद तक दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम का यहाँ पे समाधान है। एक तो प्रश्नावली में हम देखते थे केवल शिक्षित उत्तरदाताओं का अध्ययन हो रहा है। यहाँ जब स्वयं अध्ययनकर्ता फील्ड में गया तो दोनों प्रकार के उत्तरदाता अध्ययन कर सकता है। सेकंड चीज, कई बार प्रश्नावली में प्रश्न समझ में नहीं आते थे और उत्तरदाता अपने हिसाब से जवाब देता था। यहाँ वो भावनात्मक प्रेरणा दे सकता है क्योंकि स्वयं फील्ड में है, अवलोकन का गुण इसमें छिपा हुआ है, बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन वो कर सकता है, साक्षात्कार के गुण इसमें शामिल हो सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं आज के बदलते परिवेश में यह विधि अध्ययन की लोकप्रिय विधि है। मेरा जो व्याख्यान अगला होगा वो अनुसूची विधि के संदर्भ में ही अगले इसकी विशेषता, इसके संदर्भ में प्रश्नावली के साथ जो तुलना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें।